स्टूडेंट्स, आज हाई स्कूल यानी क्लास 10th की एमपी बोर्ड की हिंदी का पेपर हुआ है, जिसका शॉर्ट सॉल्यूशन तो हम डाल चुके हैं। मैं इसका फुल लॉन्ग सॉल्यूशन डाल रहा हूँ, जिसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है, ये एक्चुअली सेट बी है बच्चों। 4 सेट आए हैं ए बी सी डी, लेकिन सारे सेट एक ही हैं, बस ऑर्डर चेंज हो गया है ना। क्वेश्चंस के नंबर बदले हैं, बाकी कंटेंट सब पेपर एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो कोई सा भी सेट उठा लो, बी सी डी ए सब एक ही हैं। ठीक है, नंबर्स आगे पीछे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज पे तो सब इंस्ट्रक्शन होते हैं, पेज 2 से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहला आंसर है, बाल गोविंद भगत साहब मानते थे कबीर जी को। किसको मानते थे? कबीर जी को। वह धीरे धीरे चलने लगा। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है रीतिवाचक। कैसा है? रीतिवाचक। बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे भभूत का। किसका लगाते थे? भभूत का। रीतिकाल के कवि थे भूषण। तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका। 10वें रस का नाम है वात्सल्य रस। क्वेश्चन 2, रिक्त स्थान। तो बच्चों, रिक्त स्थान संधि के भेद होते हैं 3। ठीक है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है कंचनजंगा। सूरदास के डैश गुरु थे? सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। प्रबंध काव्य के भेद होते हैं 2। प्रतिमा बनाने वाले का नाम होता है, मतलब नाम है मोतीलाल था। जोड़ियां मिला लेते हैं बच्चों। गद्य की प्रमुख विधाएं, तो ये इसका आंसर है बच्चों पहले वाले का। यशपाल लखनवी अंदाज यशपाल जी का है। ठीक है, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। ठीक है बच्चों, मैं क्यों लिखता हूँ, ये लिखा था आगे कामायनी जयशंकर प्रसाद। मानव क्रियाओं का आरोप मानवीकरण। ठीक है, ये नंबर मैंने आंसर लिख दिए। एक वाक्य में उत्तर देना है। एक अनार 100 बीमार का अर्थ लिखिए। तो इसका आंसर है बच्चों थोड़ी वस्तु तथा चाहने वाले अनेक। थोड़ी वस्तु तथा चाहने वाले ज़्यादा। भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? तो 500। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? केशों से। रस के कितने अंग होते हैं? 4। गद्य की 3 गुण विधाएं, रेखा चित्र संस्मरण भेंट वार्ता। ठीक है, समास के कितने भेद होते हैं? समास के होते हैं बच्चों 6 भेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें बच्चों। अगला क्वेश्चन है सत्य असत्य। जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। बिल्कुल सही है। प्रेयर व्हील को घुमाने से आप पाप नहीं धुलते। असत्य। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था। जी हाँ, सत्य। मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे। सत्य। दोहा एक सममात्रिक छंद है। असत्य। आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया था। सत्य। तो बच्चों, यहाँ तक का वीडियो तो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं पहले भी, है ना। उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं। अगर आप और आगे देखना चाहें तो मेरे साथ बने रहिए, और इतना ही देखना चाहें तो यहाँ से बाहर भी हो सकते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन 6। यशपाल जी और मन्नू भंडारी जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखना है। 2 रचनाएं और भाषा शैली। मतलब आपको इन दोनों में से किसी एक का लिखना है, यशपाल जी अथवा मन्नू भंडारी, 2 में से किसी एक का। चलिए मैं आपको दोनों ही बता दूंगा। पहले यशपाल जी का देखते हैं। तो बच्चों, यशपाल जी की रचनाएं की बात करें तो उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, कोई भी 2 लिखना थे आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो खैर उनका पूरा जीवन परिचय है, यहाँ से लेके यहाँ तक बुक में ही दिया है पेज नंबर 77 पर। मैं आपको उनमें से भाषा शैली टिक करवा देता हूँ। यशपाल जी की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। ये आपकी हो गई भाषा शैली। सो स्टूडेंट, ये है मन्नू भंडारी जी। इनकी रचनाएं में है एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु। ठीक है, और आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मैं वीडियो को बड़ा ना करते हुए सिर्फ काम की चीज़ें जो पूछी वो बता रहा हूँ।
इनका भाषा शैली है मन्नू भंडारी की कहानियाँ हो या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी, प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। बच्चों अगला प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? ठीक है, तो इसका आंसर पढ़ लेते हैं हम लोग। बच्चों इसका आंसर है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग इसलिए कैप्टन कहते थे क्योंकि उसके मन में देशभक्ति व देश प्रेम की भावना का होना। वह नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति से आहत होता। उसके मन में नेताजी के प्रति अपार श्रद्धा थी। वह अपने हृदय में देश के लिए त्याग एवं समर्पण की भावना किसी फौजी कैप्टन के समान ही रखता था। यद्यपि उसका व्यक्तित्व किसी सेनानी जैसा तो नहीं था, परंतु उपर्युक्त गुणों के कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे। ठीक है, उसकी इसी भावना को देखकर ही लोगों ने उसे सुभाष चंद्र बोस का साथी भी या सेना का कैप्टन कहकर सम्मान दिया है। चाहे उसका यह नाम व्यंग में रखा गया हो या फिर भी वह ठीक नाम था जो नेताजी के प्रति सम्मान व्यक्त करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? तो बच्चों इसका उत्तर है, भटियार खाने के दो अर्थ हैं। जहाँ हमेशा भट्टी जलती रहती है अर्थात चूल्हा चढ़ा रहता है, जहाँ बहुत शोरगुल रहता है। भटियारे का घर, कमीने और असभ्य लोगों का जमघट भी वहीं होता है। पाठ के संदर्भ में यह शब्द पहले अर्थ में प्रयुक्त होता है। रसोई घर में हमेशा खाना पकाना चलता रहता है। पिताजी अपने बच्चों को घर गृहस्थी तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, वे उन्हें जागरूक बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने रसोई घर की उपेक्षा करते हुए भटियार खाना अर्थात प्रतिभा को नष्ट करने वाला कह दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्या याद किया जाता है? क्यों याद किया जाता है? सॉरी, शहनाई की दुनिया में डुमराव को निम्न कारणों से याद किया जाता है। पहला है बच्चों, डुमराव प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है। यहाँ सोन नदी के किनारे वह नरकट घास मिलती है जिसकी रीढ़ का उपयोग शहनाई बजाने के लिए किया जाता है। शहनाई की दुनिया में शहनाई और डुमराव एक दूसरे के बिना अधूरे बन गए हैं। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? वास्तविक अर्थों में ऐसा व्यक्ति जो अपनी योग्यता के आधार पर नए तथ्य की खोज करता है, वह व्यक्ति वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति कहा जाता है। न्यूटन ने अपनी योग्यता के आधार पर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। यह सिद्धांत नया था, इसलिए उसे संस्कृत व्यक्ति कहना उचित है। जिसने भी अपनी योग्यता से आग और सुई धागे का आविष्कार किया होगा वे संस्कृत व्यक्ति रहे होंगे। इस प्रकार जन कल्याण की भावना से निहित व्यक्ति जन कल्याण के सूत्र स्थापित करता है तो वह संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। बहुत अद्भुत। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है खून पसीना एक करना। इसका उत्तर है बहुत मेहनत करना। पिताजी ने खून पसीना एक करके यह मकान बनवाया है। इसके अलावा दूसरा है बच्चों आग बबूला होना। क्या लिखा है? दाल न गलना, सॉरी दाल न गलना। दाल न गलने का मतलब होता है काम ना होना। ठीक है, तो इसका अर्थ कैसे बनाए बच्चों? इसका अर्थ वाक्य में प्रयोग देखो। मेराम ने, एक नाम है किसी, मेराम ने अपने मित्र से किताब लेने की कोशिश बहुत बार की मगर उसकी दाल नहीं गली, मतलब उसका काम नहीं हुआ। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। तो बच्चों दो आए हैं हमने को, एक आया पंचवटी, 5 वटों का, इसमें नंबर आया है और जहाँ नंबर आता है वहाँ क्या होता है? द्विगु समास। तो ये द्विगु समास होगा बच्चों। तो पंचवटी का क्या लिखोगे? 5 वटों का समूह। और समास कौन सा लिखोगे? द्विगु समास। नीलांबर, नीला है जिसका अंबर, ठीक है, ये है कर्मधारय समास। कौन सा है? कर्मधारय समास। नीला है जिसका अंबर, नीलांबर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन चलें। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है, बताइए। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री हमारे खेल और खेलने की सामग्री से बहुत ज़्यादा भिन्न है।
भोलानाथ और उसके साथी प्रकृति के सानिध्य में रहकर स्वतंत्र वातावरण में गली मोहल्ले, खेत खलियान, बगीचे, नदियों, तालाबों में प्राकृतिक व अनुपयोगी वस्तुओं को ही खिलौनों का स्वरूप देकर खेलते थे। खेल के माध्यम से ही व्यवहार कुशलता और संस्कृति को आत्मसात कर लेते थे। ऐसे खेल सुरक्षित और जीवनोपयोगी साबित होते थे। वर्तमान में ज़माना बदल जाने से खिलौने लकड़ी, प्लास्टिक, धातु की होती हैं। कालांतर में इलेक्ट्रॉनिक खिलौने और इंटरनेट के खेल आ गए जो बालकों को हिंसात्मक गतिविधियों की ओर ले जा रहा है। और असुरक्षित खेल और खिलौनों से कई बार बच्चों को जख्मी भी होना पड़ता है, कभी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न में चलें। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? लेखक जब जापान के हिरोशिमा में रेडियम धर्मी से आहत लोगों को अस्पताल में वर्षों से कष्ट पाते देखा तो प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, और अनुभव से अनुभूति, फिर संवेदना, फिर कल्पना के सहारे उर्दू आत्मसात करने से वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो गई और वे स्वयं उस घटना के भोक्ता बन गए। प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए बच्चों, ठीक है। और इसके अथवा में आया रीतिकाल की 2 विशेषताएं, मैं दोनों बता देता हूँ आपको। तो पहला है शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा। अगला है यथार्थ का चित्रण, और लिखना चाहो तो रूढ़िवाद का विरोध और खूनी क्रांति में विश्वास। ये सब प्रगतिवाद की विशेषताएं थी बच्चों। अगला क्या था हमारा? रीतिकाल की 2 विशेषताएं लिखना है ना। तो रीतिकाल की 2 विशेषताएं बच्चों, रीतिकाल की विशेषताएं और प्रवृत्ति है बच्चों। आचार्य तत्व, प्रदर्शन की प्रवृत्ति, श्रृंगार प्रियता, अलंकार प्रियता, ठीक है, ये इसकी विशेषताएं। अगला प्रश्न है सूरदास अथवा नागार्जुन 2 में से किसी एक की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं पर बताइए। उनके 2 रचनाएं और उनका भाव पक्ष। तो बच्चों पहले सूरदास जी के रचनाएं देख लेते हैं। तो उनकी रचनाएं हैं बच्चों शूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, ठीक है, ये 3 आप लिख सकते हो। भाषा शैली, उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा का ही श्रेष्ठ कड़ी मानी जाती है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, बुक में से बता रहा हूँ। नागार्जुन सर की है युगधारा, सतरंगे, पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, ठीक है, ये सब उनकी रचनाएं हैं। भाषा शैली, हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बंगला, संस्कृत में भी कविताएं लिखी हैं। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर चले। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? पेज नंबर। कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि कवि मानता है कि उसके जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है जिसकी सराहना की जाए। उसे लगता है कि उसकी अभावों से भरी जिंदगी की कथा सुनकर लोग उसका उपहास या मजाक बनाएंगे। अतः वह अपना उपहास नहीं उड़ाना चाहता। वह यह भी नहीं चाहता कि आत्मकथा लिखने में उसे अपने दुख दर्द फिर से याद आए और वह फिर दुखी हो जाए। बहुत ही उत्तम। अगला प्रश्न है परशुराम के क्रोध पर करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? धनुष के टूट जाने पर लक्ष्मण ने निम्नलिखित तर्क दिए। धनुष अत्यंत पुराना था अतः वह टूट गया। वह जीर्ण शीर्ण अवस्था में था अतः राम के छूते ही टूट गया। राम ने नया धनुष समझकर इसे उठाया था पर यह कमजोर निकला और टूट गया। पुराने धनुष के टूटने पर लाभ हानि की चिंता करना व्यर्थ है। ये सब तर्क हमारे लक्ष्मण जी ने दिए। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कवि चाहता है व्याकुल और अनमने लोगों के मन में क्रांति आए, वे उत्साहित हो जाएं, इसलिए कवि ने कविता का नाम उत्साह रखा है। वे अपनी कविता की तरह बादलों से भी उत्साह लाने का आह्वान कर रहे हैं। उत्साह शीर्षक बिल्कुल एक सार्थक शब्द है इसके लिए। बच्चों इसके अथवा में जो प्रश्न आया वो है संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है?
संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? तो इसका उत्तर है संगतकार के माध्यम से कवि किसी भी कार्य अथवा कला में लगे अधीनस्थ कर्मचारियों और कलाकारों की ओर संकेत कर रहा है। वे सहायक कलाकार स्वयं को महत्व न देकर मुख्य कलाकार मुख्य व्यक्ति के महत्व को बढ़ाने में पूरी ताकत लगा देते हैं। ऐसे व्यक्ति दीवार की नींव की तरह अपनी तो कोई पहचान नहीं किंतु दूसरे के अस्तित्व को बचाने के लिए अपना अस्तित्व दांव पर लगा देते हैं, उनके नीचे दबे पड़े रहते हैं। ऐसे अनाम व्यक्ति दूसरों की सफलता में पूरा सहयोग देते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, खंड काव्य की दो विशेषताएं लिखिए। खंड काव्य में जीवन की एक ऐसी घटना का वर्णन होता है, इसमें घटना के माध्यम से किसी महान आदर्श की अभिव्यक्ति होती है। इसका नायक प्रसिद्ध होता है। संपूर्ण रचना में एक ही छंद का प्रयोग होता है। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो बच्चों, जहां स्त्री पुरुष के प्रेम भाव का वर्णन किया जाता है वहां श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भाव रति है। उदाहरण के लिए, एक पल मेरे प्रिया के दृग पलक थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे, चपलता ने इस विकंपित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। ठीक है, ये संयोग श्रृंगार का एक एग्जाम्पल है, मतलब कि श्रृंगार रस का ही एग्जाम्पल है बच्चों। चौपाई छंद को परिभाषित करते हुए उदाहरण लिखिए। तो बच्चों, यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं तथा अंत में 2 गुरु होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है। अन्योक्ति अलंकार किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो बच्चों, इसकी परिभाषा यह है, जहां किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य में रखकर कोई बात किसी दूसरे के लिए कही जाती है वह अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, नहीं पराग मधुर मधु, नहीं विकारा एहि काल, अलिकली ही सी बनियो, आगे कौन हवाल। कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखना है बच्चों। कहानी छोटी होती है, उपन्यास का कलेवर विस्तृत होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है। कहानी में एक ही कथा होती है, उपन्यास में मुख्य कथा के साथ अन्य कथाएं भी होती हैं। बूढ़ी काकी ईदगाह, गबन गोदान, इसके उदाहरण है बूढ़ी काकी और ईदगाह, प्रेमचंद जी के। ये भी दोनों, गबन गोदान भी प्रेमचंद जी के हैं। ठीक है। अगला है, रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर है बच्चों? तो ये देख लीजिए आप। रेखा चित्र में आकर्षक चित्रात्मक वर्णन होता है। संस्मरण किसी घटना का स्मृति के आधार पर वर्णन है, किसी साधारण विषय पर लिखा जाता है। संस्मरण किसी घटना विशेष का वर्णन किया जाता है। उदाहरण, राम वृक्ष, बेनीपुरी, बाल गोविंद भगत। उदाहरण, महादेवी वर्मा, पथ के साथी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। गद्यांश मतलब यानी पाठ में से लिया गया कुछ लाइनें बच्चों, जिनका हमको सप्रसंग, प्रसंग के सहित वर्णन करना है। मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। तो बच्चों, हमसे पूछा गया प्रसंग। यहाँ पर कस्बे के चौराहे पर नगर पालिका द्वारा लगवाई गई सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के बारे में बताया गया है। कस्बे के चौराहे पर नगर पालिका व्याख्या है, कस्बे के चौराहे पर नगर पालिका ने जो मूर्ति लगवाई थी वह सफ़ेद संगमरमर की थी। प्रतिमा की टोपी से लेकर बस्ट तक कुल ऊंचाई लगभग 2 फुट थी। वह बस्ट कहलाने वाली प्रतिमा थी। प्रतिमा बहुत सुंदर थी। उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्वरूप मनोहारी लग रहा था। वे भोले भाले कम आयु के लग रहे थे। उन्होंने जो पोशाक पहन रखी थी वह फौज की थी। वह मूर्ति सजीव सी लगती थी। उसे देखते ही नेताजी के आज़ादी के लिए लगाए गए नारे दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा स्मरण हो उठते थे। देशभक्ति की भावना को पुष्ट करने की दृष्टि से सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का लगना निश्चय ही प्रशंसनीय प्रयत्न कहा जाएगा।
बच्चों इसके अथवा में जो आया है वो है, यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही हूँ कि मुझे उनका गौरवगान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई है, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया है। तो बच्चों इसका संदर्भ है, प्रसंग, इसमें लेखिका जानना चाहती है कि उनके व्यक्तित्व पर उनके माता पिता द्वारा किए गए व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ा है। इसकी व्याख्या ये है, लेखिका कहती है कि मैं अपने माता पिताजी के बारे में उनकी गरिमा का गुणगान करने के लिए नहीं कह रही हूँ कि उनकी बड़ाई करना चाहती हूँ, अपितु मेरी इच्छा तो यह जानने की है कि मेरे माता पिता के कौन कौन से अवगुण का प्रभाव मेरे व्यक्तित्व पर पड़ा है। वे जानने के इच्छुक हैं कि उनके व्यक्तित्व में कौन कौन सी ग्रंथियाँ हैं जिनका कारण माता पिता का व्यवहार रहा है। व्यक्ति का माता पिता से अधिक निकट का संबंध होता है। इनके व्यवहार सहज स्वाभाविक होते हैं, किंतु बहुत बार किसी अन्य कारण से आहत व्यक्ति किसी दूसरे पर अपना आक्रोश व्यक्त कर बैठता है। इसलिए लेखिका जानना चाहती है कि मेरे पितृजनों ने जाने अनजाने में जो व्यवहार मेरे साथ किया उसमें मुझमें कौन सी ग्रंथियों ने जन्म लिया है। बच्चों संदर्भ में आपको लिखवा देता हूँ, हो सकता है किसी साल पूछ ले। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में एक कहानी यह भी पाठ से अवतरित है। इसकी लेखिका मन्नू भंडारी है। ठीक है, क्योंकि तो बच्चों वाणी की मधुरता हृदय द्वार खोलने की कुंजी है। एक ही बात को हम कटु शब्दों में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का पात्र बनाती है और समाज में उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। कटुवाणी आदमी को रुष्ट कर सकती है तो इसके विपरीत मधुर वाणी दूसरे को प्रसन्न भी कर सकती है। तो बच्चों ये आंसर था क्वेश्चन मीठी बोली का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, ये मैंने पहले आंसर सुना दिया आपको। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बढ़ती महंगाई के संबंध में ग्राहक और किराना दुकान के मालिक के मध्य क्या संबंध हो सकता है। संबंध नहीं, संवाद। संवाद मतलब क्या बातचीत हो सकती है। तो अगर महंगाई बढ़ती है, जैसे आप दुकान पे जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, कोई सामान आपको अगर अब महंगा मिला, जैसे तेल की बात कर लें कि पहले 100 रुपये में मिलता था, अब 150 में मिला या 120 में मिलेगा, तो आप क्या कहेंगे, भैया इतना महंगा कैसे हो गया। तो क्या लिखोगे, भाई साहब ये चीज़ इतनी महंगी कैसे हो गई। तो किराना दुकान क्या कहेगा, किराना दुकान का मालिक क्या कहेगा, भैया ये सब तो आगे से महंगा आ रहा है, हम क्या करें, हमारे घर में ही बनता नहीं है। ठीक है, इस प्रकार के संवाद होंगे। और भी जो आपके मन में आए आप विचार इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये भी बोल सकते हो कि भैया आप तो 2 के 4 पैसे जोड़ते हो, आप ही ज़्यादा बनाते हो, दूसरे दुकान पर तो नहीं होता है। ठीक है, तो वो आपसे क्या कहेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हो सकता है आपको कुछ गलत फहमी हुई हो, सब जगह एक सा भाव है। ठीक है, इस प्रकार के संवाद आप मन से भी और लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई काकरी। सूतो व्याधि हमको ले छाए, देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। बच्चों देखते हैं इसको। संदर्भ, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक के पद पाठ से अवतरित हैं। इसके रचयिता सूरदास हैं। प्रसंग, तो बच्चों जब उद्धव गोपियों को कृष्ण को भूल जाने की कहते हैं तो गोपियां बेचैन होकर उद्धव को बताती है कि हम श्री कृष्ण को नहीं भुला पाएंगे। प्रस्तुत पद में यही भाव व्यक्त है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल यानी पक्षी की लकड़ी है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपनी पैरों की लकड़ी को नहीं छोड़ पाता, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण से अलग नहीं हो पाएंगे। वे हमारे जीने का आधार है। हमने नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में कस कर पकड़ लिया है, उन्हें अपना मान लिया है। वह कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए अथवा स्वप्नावस्था में दिन रात हम श्री कृष्ण कृष्ण का जाप करती रहती हैं। उन गोपियों को उद्धव का योग का उपदेश कड़वी ककड़ी की तरह लगता है।
उसी योग के रोग को उन गोपियों को देने के लिए उद्धव आ गए थे, जो उन्होंने न कभी देखा है, न सुना है और न भोगा है। सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव को साफ साफ कह दिया है कि तुम्हारा योग हमें नहीं चाहिए, इसे तुम उनको जाकर सौंप दो जिनके मन चकराते हों, अर्थात अस्थिर मन वालों को जाकर योग साधना सिखाओ। हमारे मन में तो श्री कृष्ण रमे हुए हैं। अगला है बच्चों, मधु गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के आत्मकाथ्य पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद। ये पूछा नहीं गया है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ बच्चों, आपको पूछा गया है प्रसंग और व्याख्या। यहाँ कवि जयशंकर प्रसाद अपने अनुभव को अधिक अभिव्यक्त कर रहे हैं। कवि इसमें अपने मन को भ्रमर मान रहे हैं। यह मन रूपी भौरा गुनगुना कर पता नहीं कौन सी कहानी कह रहा है। कवि के निकट तो अनगिनत कोमल पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं। ये गिरने वाली कोमल पत्तियां उनके जीवन की मधुरता का प्रतीक है। आशा यह है कि जिस तरह ये पत्तियां गिरकर नष्ट हो रही हैं, उसी तरह मनुष्य के जीवन का भी समापन हो जाता है। इस दूर दूर तक फैले गहरे नीले आकाश के नीचे अनगिनत लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है, अर्थात असंख्य लोग इस संसार में सक्रिय रहकर अपने आत्मकथा लिख चुके हैं। कवि को यह प्रतीत होता है कि उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखकर स्वयं ही अपना मजाक उड़ाते हुए निंदा की है, क्योंकि लोग उनकी आत्मकथा पढ़कर उनका उपहास कर रहे हैं। फिर आप बताएं। नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित सफाई के संबंध में आवेदन पत्र लिखिए। तो बच्चों ये रहा आपका, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन में नगर निगम लिखा है, वहाँ नगर पालिका है, तो इससे विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, बस नगर निगम को नगर पालिका कर लीजिए। तो बच्चों ये वो पत्र है, ठीक है। आप चाहें तो खुद से इसको देख सकते हैं। पत्र आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा आपको पढ़वाऊँगा नहीं, ठीक है। यहाँ जिसको लिख रहे हैं वो लिख दीजिएगा। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम जबलपुर मध्य प्रदेश, ठीक है। विषय मोहल्ले की सफाई करवाने के संबंध में। क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, इंदौर भोपाल जो आप जिस जगह रहते हैं वहाँ के चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं ये चीज़, ठीक है। आपको ये लिखना है नगर पालिका अध्यक्ष को। किसको लिखना है बच्चों? नगर पालिका अध्यक्ष को। तो आप यहाँ क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर आप स्वास्थ्य अधिकारी की जगह लिखेंगे नगर पालिका अध्यक्ष, फिर आपके शहर का नाम नगर पालिका जबलपुर या इंदौर या भोपाल, हरदा जो भी है वो, विषय मोहल्ले की सफाई करवाने हेतु संबंध में, ठीक है। ये पार्ट बच्चों सब में एक जैसा ही रहता है, यहाँ से यहाँ तक आप लोग पढ़ के याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, ठीक है। जो चेंज करना था मैंने बता दिया। और ये यहाँ तक नीचे क्या करते हैं, धन्यवाद, यहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे, ठीक है। आप अपना और अपने समस्त रहवासी कह सकते हो, जो भी आपका वार्ड है उसका भी नाम लिख सकते हो, कहाँ के रहने वाले हो वो लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों इसके, और मैं अपने मित्र को अपनी भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए पत्र। तो बच्चों ये आप स्वयं से कर लीजिएगा, वैसे दो में से एक करना है। तो मेरा मानना ये है कि इस प्रकार के जो होते हैं नगर पालिका अध्यक्ष या इनको लिखने वाले, ये पत्र करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। दो में से एक प्रकार, ये औपचारिक है या अनौपचारिक है। एक टॉपिक पकड़ो बच्चों, या तो ये वाले करो सारे हर लेसनों में से, हर पेपर में से, या फिर इस टाइप के करो, ठीक है। चलो अब आगे निबंध, पर्यावरण प्रदूषण, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, विज्ञान की प्रगति, मानव का जीवन में महत्व, जीवन में खेलों का महत्व, ये सब आपको कहीं ना कहीं आपकी गाइड्स में या स्कूलों में लिखवाए गए होंगे, ठीक है। तो बच्चों ये रहा आपका पर्यावरण प्रदूषण का निबंध। ये शुरू में रूपरेखा लिखी है, ठीक है, इस तरीके से, है ना। उसके बाद ये पूरा आपका निबंध है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, पढ़वाऊँगा नहीं, आप खुद से करेंगे, इसको याद ही करना है, ठीक है। आगे है ये, चलिए बच्चों ऐसे और भी निबंध है। तो बच्चों आज के आखिरी प्रश्न पे चलते हैं, जहाँ पर आपको अपठित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर नीचे के दिए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। चलिए बच्चों इसको पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है हमें।
कभी कभी लक्ष्य बहुत दूर दिखाई देता है, संदेह होने लगता है कि इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे या नहीं। कई बार लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास करने पर भी असफलता मिलती है। इससे मन में निराशा का भाव जागृत होता है। निराशा से प्रसन्नता और शांति नष्ट हो जाती है। आशा उत्साहित करती है, निराशा का भाव अकेले नहीं आता, उसके साथ हीनता की भावना का जन्म होता है। असुरक्षा का भाव आता है, तनाव को बवंडर आ जाता है, मन उत्साहित हो जाता है। मन में निराशा नहीं, आशा को बसाना चाहिए। जो लोग जीवन में आशावादी रहते हैं वही विपरीत परिस्थितियों में भी लक्ष्य प्राप्ति में सक्षम हो सकते हैं। गद्यांश का शीर्षक क्या देना चाहेंगे आप? ठीक है बच्चों, मेरे ध्यान में हम ये लिख सकते हैं, आशावादी ही लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा जरूर हो रहा है लेकिन ये सही अर्थ में लग रहा है। या आप ऐसा भी लिख सकते हो, लक्ष्य प्राप्ति हेतु आशावादी बने। ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति हेतु आशावादी बने। निराशा का भाव क्यों जागृत होता है? तो बच्चों इसका उत्तर है कि कई बार लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास करने पर भी असफलता मिलती है। इससे मन में निराशा का भाव जागृत होता है। तो ये आपका उत्तर है। मन में आशा का भाव क्यों बनाए रखना चाहिए? क्योंकि जो लोग जीवन में आशावादी रहते हैं वही विपरीत परिस्थितियों में भी लक्ष्य प्राप्ति करने में सक्षम हो सकते हैं। इसलिए हमें मन में आशा का भाव रखना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर ये समाप्त होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इससे। ठीक है, चलिए।